अब एक्सेस डिमांड उसको कंट्रोल करने के मैंने कहा था दो होते हैं, एक होता है फिस्कल पॉलिसी और दूसरी होती है मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये पार्ट मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है। देखो इसमें लिखा है डिक्रीज इन मनी सप्लाई अवेलेबल क्रेडिट। भाई सरकार मनी सप्लाई कम कर दे और क्रेडिट कम दे। जब लोगों को लोन कम मिलेगा, मनी की सप्लाई इकोनॉमी के अंदर कम होगी, तो डिमांड अपने आप डिक्रीज हो जाएगी। तो इसके अंदर इसको मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट कहते हैं। क्या जो आरबीआई कंट्रोल करता है, सेंट्रल बैंक आरबीआई एम टू रिड्यूस द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन इकोनॉमी थ्रू द मॉनेटरी पॉलिसी। लिखा है ना मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। द टू मेजर, इसके दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, एक क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और एक क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। अब इसके अंदर डिफरेंट पार्ट है, हम एक करके पार्ट को डिस्कस करेंगे। एग्जाम में पर्टिकुलर पार्ट भी उसके एग्जाम में आ जाता है कि पार्ट के ऊपर, जैसे ये लिखा है बैंक रेट वगैरह। तो पहले बात करते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट की। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, इंक्रीज इन बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है, देखो बैंक रेट वो रेट होता है जिस पर किसी देश का सेंट्रल बैंक, जैसे इंडिया का आरबीआई है, सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंकों को, जैसे पीएनबी हो गया, आईसीआईसी हो गया, एचडीएफसी हो गया, सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को जिस रेट पर लोन देता है, जिस रेट पर लोन देता है, क्योंकि कॉमर्शियल बैंक को भी लोन चाहिए होता है, तो वो आरबीआई से भी लोन ले सकते हैं, सेंट्रल बैंक से। तो आरबीआई सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंकों को जिस रेट से लोन देता है उस रेट को बैंक रेट कहते हैं, ध्यान रखना। तो बैंक रेट वो रेट होता है जिस रेट पर किसी देश का सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंकों को लोन देता है, ठीक है ना। अब क्या होगा कि भाई सेंट्रल बैंक हुआ, ध्यान से देखना, सेंट्रल बैंक, कॉमर्शियल बैंक और पब्लिक। अब डिमांड तो पब्लिक करेगी ना, तो सेंट्रल बैंक ने कॉमर्शियल बैंकों को लोन दिया 10% पे। अब सेंट्रल बैंक अपना प्रॉफिट ऐड करके इसको लोन देगा 15% में, ठीक है ना। अब क्या करेगा, अगर गवर्नमेंट को डिमांड कम कर रही है तो सरकार इस लोन को बढ़ा देगी, इसको 15 कर देगी। अब इसको 15 कर दे तो ये आगे आगे 20 कर देगा। अब जब पब्लिक को बैंक 15 रेट से बढ़कर 20% रेट पे मिलेगा तो लोग अपने आप लोन की डिमांड कम कर देंगे, और जब लोन की डिमांड कम होगी तो सारी गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी और अपने आप ही एक्सेस डिमांड कंट्रोल आ जाएगी। एक्सेस डिमांड में बताया ना आपको, आपकी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। सप्लाई आप बढ़ा नहीं सकते क्योंकि इकोनॉमी फुल इक्विलिब्रियम लेवल पर है, ज़्यादा रिसोर्सेज हमारे पास है ही नहीं। आप अपनी डिमांड को कम करने की कोशिश करोगे, और डिमांड को कैसे कम करेंगे, जब लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। तो यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। बैंक रेट क्या हुआ, बैंक रेट में सेंट्रल बैंक ने बैंक रेट बढ़ा दिया, जिससे कॉमर्शियल बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, लोन महंगा हो गया, लोगों ने लोन कम लिया। जब लोन कम लेंगे तो लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, परचेजिंग पावर कम होगी तो डिमांड अपने आप ही कम हो जाएगी, ठीक है। ये देखो एक्सप्लेन कर रहे हैं इस चीज को। Bank rate is the rate at which the central bank lend money to commercial bank to meet their long-term need. During excess demand, the central bank increase the bank rate, which raise the cost of borrowing. Cost of borrowing public के लोन महंगा हो जाएगा, and it force the commercial bank to increase the lending rate. वो लोन का रेट बढ़ा देंगे पब्लिक के लिए, which discourage borrowing. लोग लोन कम लेंगे, taking loan. It reduce the availability of credit economy and help to control the excess डिमांड। एक्सेस डिमांड अपने आप इससे कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, इस पॉइंट को पढ़ लो। अब देखो जैसे बैंक रेट होती है ना, वैसी रेपो रेट होती है। दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है कि बैंक रेट जो होता है वो लॉन्ग रन के लिए जाता है, रेपो रेट जो होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए दी जाती है, ठीक है ना। उसमें हम सिक्योरिटी रखवाते नहीं है, उसके लिए हम सिक्योरिटी रखवाते हैं, इसमें हमें सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती है। बाकी होता वही है, रेपो रेट और बैंक रेट। अगर हम बात करें कि जिस रेट पर सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंकों को लोन देता है, तो इसका मतलब इसमें भी सेम वही आंसर आने वाला है कि रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है। जब रेपो रेट को आप इंक्रीज कर दोगे तो लोन महंगा हो जाएगा, कॉमर्शियल बैंक कम लोन लेंगे और कॉमर्शियल बैंक आगे लोन महंगा देंगे। जब आगे लोन महंगा देंगे पब्लिक को तो लोग लोन की डिमांड कम करेंगे, डिमांड कम करेंगे लोन की तो लोगों की परचेजिंग पावर कम होगी और डिमांड अपने आप कम हो जाएगी। तो रेपो रेट को नया पॉइंट नहीं है। बैंक रेट और रेपो रेट में डिफरेंस ये होता है कि बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाता है और रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है। तो देखो इसे पढ़ते हैं, सेम वही रिपीट हो जाएगा। द रेपो रेट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक लेड मनी टू द कमर्शियल बैंक टू मीट देयर शॉर्ट टर्म नीड्स। छोटी नीड के लिए दिया जाता है, कम टाइम के लिए, एक साल के कम के लिए। ड्यूरिंग द एक्सेस डिमांड सेंट्रल बैंक इंक्रीज द रेपो रेट, सेंट्रल बैंक ने रेपो रेट बढ़ा दी, विच इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फ्रॉम दी सेंट्रल बैंक। अब सेंट्रल बैंक से लोन लेना महंगा हो गया। एज अ रिजल्ट कॉमर्शियल बैंक आर फोर्स टू इंक्रीज द लैंडिंग रेट, कॉमर्शियल बैंक अपना रेट बढ़ा देंगे पब्लिक के लिए। इट डिस्करेज द बोरिंग फ्रॉम द टेकिंग लोन, लोगों के लिए लोन लेना महंगा हो जाएगा, लोग कम लोन लेंगे। रिड्यूस द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन इकोनॉमी, हेल्प टू करेक्ट द एक्सेस डिमांड। तो बात क्या हुई, रेपो रेट और बैंक रेट में डिफरेंस बस ये होता है कि रेपो रेट
शॉर्ट टर्म के लिए होती है और बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जो सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंकों को देता है। इफेक्ट दोनों का सेम होने वाला है। अगले पॉइंट पे आते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? सेल ऑफ सिक्योरिटी। सेल ऑफ सिक्योरिटी का क्या होता है कि जो सेंट्रल बैंक होता है और जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं, बेसिकली सेंट्रल बैंक अपनी सिक्योरिटी कई बार बेचता है, सेल करता है, अपने शेयर कह सकते हो, सिक्योरिटी को आप शेयर ले सकते हो, शेयर नहीं होते वैसे, सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स तो ही होते हैं, शेयर मान सकते हो आप। और कई बार इसे सेल करता है, कई बार इनसे परचेज करता है। तो इस ऑपरेशन को कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब देखो इसका इफेक्ट क्या बनता है। जब एक्सेस डिमांड होती है तो सेंट्रल बैंक क्या करता है? सेंट्रल बैंक अपनी सिक्योरिटीज जो होता है, अपनी सिक्योरिटी जो है वो सेल करती है कॉमर्शियल बैंक को या पब्लिक को। अब जब ये सेंट्रल बैंक अपने शेयर, मान लो आप इनको सेल करेंगे, तो क्या होगा? यहां से पैसा कहाँ आ गया? सेंट्रल बैंक के पास, सेंट्रल बैंक के पास आ गया। तो कॉमर्शियल के बैंक के पास पैसा कम रहा तो पब्लिक को कम लोन देगा, और पब्लिक खुद अपना पैसा यहाँ पे लगा दिया तो इनका पैसा अपने आप कम हो गया। तो अल्टीमेटली पब्लिक के पास पैसा कम हो गया। जब पब्लिक के पास पैसा कम होगा तो उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। परचेजिंग पावर कम होगी तो डिमांड कम करेंगे, और एक्सेस डिमांड में हमें डिमांड कम करनी होती है। तो इसका मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशन में जब एक्सेस डिमांड होती है तो सेंट्रल बैंक अपनी सिक्योरिटी को सेल करता है। ध्यान रखना, इससे मनी का फ्लो पब्लिक से सेंट्रल बैंक की तरफ हो जाता है। इनके पास मार्केट में पैसा कम रहेगा तो अपने आप डिमांड कम हो जाएगी। तो देखो, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सेल ऑफ सिक्योरिटी। ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर टू सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट बाय द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक परचेज भी करता है, सेल भी करता है, पब्लिक से उनकी सिक्योरिटी परचेज भी कर सकता है। इट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द लेवल ऑफ इन मनी सप्लाई ऑफ द इकोनॉमी, भाई सीधा इन्फ्लुएंस करता है। ड्यूरिंग द एक्सेस डिमांड सेंट्रल बैंक ऑफर सिक्योरिटी फॉर सेल। सेंट्रल बैंक अपनी सिक्योरिटी सेल करेगा, मतलब अपना शेयर सेल करेगा कि तुम पैसा हम पे इन्वेस्ट करो, हम आपको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। तो लोग पैसा, अपना पैसा सेंट्रल बैंक के पास जमा कर देते हैं, उनकी सिक्योरिटी खरीद लेते हैं। द सेल ऑफ सिक्योरिटी रिड्यूस द रिजर्व ऑफ कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक का पैसा कम पड़ जाएगा। भाई सेंट्रल बैंक है, कॉमर्शियल बैंक के पास माना 100 करोड़ पड़ा है, अब इस 100 करोड़ में से माना उन्होंने 70 करोड़ रुपए इसकी सिक्योरिटी परचेज करने पे पैसा यहाँ भेज दिया, तो बचा कितना? 30 करोड़। अब ये 30 करोड़ पब्लिक को लोन देगा, तो जहाँ वो 100 करोड़ पब्लिक को दे सकता था वहाँ 30 करोड़ दे रहा है, तो जहाँ पब्लिक 100 करोड़ से डिमांड बढ़ाती है वो 30 करोड़ रह गई, तो डिमांड अपने आप ही कम हो जाएगी। अब देखो उसमें लिखा हुआ आगे, इट अवर्स इफेक्ट ऑन द बैंक एबिलिटी टू क्रिएट क्रेडिट एंड रिड्यूस द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर अपने आप ही डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या आता है, इसको पढ़